कीर्ति भाभी की कहानी। कुछ समय तक तो चीजों को सहा जा सकता है, उन्हें नजरअंदाज भी किया जा सकता है, पर फिर विराम लगाना ही पड़ता है। जिंदगी की खूबसूरती को अगर कोई नष्ट करने लगे तो दो ही सूरतें होती है उससे निजात पाने की, या तो उसे जिंदगी से निकालकर बाहर फेंक दिया जाए या फिर नासूर बनने से पहले ही जख्म का इलाज कर लिया जाए। अब तक वह भी समाधान तलाश रही थी ताकि नासूर न बने जख्म, लेकिन शायद उसकी कोशिशों में ही कोई कमी रही होगी, इसीलिए तो जख्म हरा होता चला गया। शरीर का कोई अंग विषाक्त हो जाए तो डॉक्टरों को उसे अलग करते देर नहीं लगती। किस इंसान को अच्छा लगता है कि उसके शरीर का एक हिस्सा उससे अलग हो जाए, पर विकल्प न होने पर ही ऐसा निर्णय लिया जाता है। समाधान स्वरूप उस विषाक्त अंग को कटवाना ही पड़ता है। तो क्या उसे भी ऐसा ही समाधान ढूंढना पड़ेगा? एक बार की सिहर उठी नियति। क्या वह कर पाएगी ऐसा? कृति को अपने से अलग करने के ख्याल से ही वह कांप उठी। फिर क्या जख्म का दर्द जिंदगी भर के लिए सहने को तैयार है वह? मन की आवाज ने उसे झकझोरा। नहीं, मुंह से अनायास निकला उसके। वह कॉलेज के अंतिम वर्ष में थी जब एक कार एक्सीडेंट में उसके मम्मी पापा उसे छोड़ गए थे। तब कृति भी उनके साथ ही थी, उसे खरोंच तक नहीं आई। मम्मी पापा के शव को देखकर नियति के शरीर से भी जैसे प्राण चुक गए थे, पर कृति जब उसकी गोद में सिर रखकर आंसुओं के अथाह समुद्र में डूबने लगी तो जैसे उसे अपनी जिम्मेदारियों का बोध हुआ। कैसे टूट सकती है वह? कृति को तो उसे ही संभालना होगा। कहने को कृति नियति से 3 बरस छोटी थी और उस समय 12वीं में पढ़ रही थी, पर वह तो उसे एक नन्ही बच्ची ही मानती थी। उसकी शरारतें, उसकी जिद उसे बड़ा होने ही नहीं देती थी। मम्मी अक्सर कहती इतनी बड़ी हो गई है, इठलाना नहीं छोड़ा। जब देखो तब बस शीशे के सामने खड़ी रहती है। अरे, इससे आगे भी तो सोचा कर। तब कृति झट माँ के गले में बाहें डाल कहती, मुझे तो ब्यूटी क्वीन बनना है, मुझसे कुछ और नहीं होगा। पढ़ाई और कुछ बनाने के सपने आप दीदी से पूरा करें, मुझे तो सजना पसंद है। उसकी चुलबुली हंसी से तब पूरा घर महक उठता। नियति भी सदा उसी की तरफदारी करती, मम्मी वक्त आने पर सब सीख जाएगी, इसे अभी जापानी गुड़िया ही बनी रहने दो। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि उसकी यही जापानी गुड़िया कभी उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगी, उसकी ही खुशियों पर बड़ी बेरहमी से अधिकार जताएगी, वैसे ही जैसे बचपन से करती आई है। शुरू में नियति दीदी को छेड़ने के ख्याल से बना यह मजाक अब उसकी आदत बन चुकी है। अब वह नियति की हर चीज को लेना या छीन लेना अपना हक मानने लगी है। हाय दीदी, ये दुपट्टा कितना सुंदर है, इसे तो मैं ले रही हूँ, कह कृति उसके कपड़े, मेकअप का सामान कुछ भी नहीं छोड़ती थी। कई बार नियति बहुत मन से अपने लिए कुछ लाती, पर कृति मांगती तो वह इनकार न कर पाती। उसे मन मारते देख मम्मी गुस्सा होती थी, नियति तू ये ठीक नहीं कर रही है। अपनी बहन के लिए कुछ करना ठीक है, पर अपनी खुशियों को दांव पर लगाकर नहीं। कोई बात नहीं मम्मी, अभी छोटी है इसलिए ऐसा करती है, यह उसका प्यार है, लगता है छोटी है कहकर ही उसने कृति को कभी बड़ा होने नहीं दिया। लेकिन अब यकायक वह कृति, जो मम्मी पापा के गुजरने के बाद भी उसका ही पल्ला पकड़े घूमती थी, इतनी बड़ी हो गई है कि उसकी ही सबसे अमूल्य चीज को छीनने पर आमादा है। अगर उसके बढ़ते कदमों को रोका नहीं गया तो सिहर उठी नियति। बहुत मुश्किल से जिंदगी को वापस धर्रे पर लाई थी नियति मम्मी पापा के जाने के बाद। रिश्तेदारों ने मदद की, पर उनकी भी अपनी सीमाएं थी। MA की डिग्री हासिल करने के बाद उसने पापा का बिजनेस संभालना शुरू किया। बैंक बैलेंस ने भी बहुत सहारा दिया। कहाँ तो मम्मी उसके ब्याह के सपने देख रही थी और वह MBA करने के तमाम सपनों को विराम लगा। उसने केवल बिजनेस और कृति पर सारा ध्यान लगा दिया। वह नहीं चाहती थी कि उसकी जापानी गुड़िया को किसी भी बात की कमी या दुख महसूस हो। प्रणव पापा के ऑफिस में ही काम करता था, चार्टर्ड अकाउंटेंट था, इसलिए सारा फाइनेंस उसी के हाथ में था। स्मार्ट, व्यवहारिक, हर चीज को ढंग से सुझाने की आदत और स्पष्टवादिता के कारण ही वह लोकप्रिय था। ऑफिस स्टाफ से पता चला कि वह पापा का चहेता भी था। काम और सलाह लेने के लिए नियति का उससे नित्य ही संवाद होता। एक तरफ उसका अकेलापन, बढ़ती हुई जिम्मेदारियां और दूसरी तरफ प्रणव का व्यवहार, नियति उसकी ओर झुकती चली गई। प्यार की कोमपल शायद दोनों ओर से फूटी थी, इसलिए तो प्रणव ने उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। साथ में ये भी जतला दिया कि यह न समझे कि वह उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहा है। चाहत का जज्बा प्रणव की आंखों से उतरकर दिल में समाया था नियति के। कृति बहुत खुश हुई यह जानकर। दीदी को दुल्हन बना देख झूम उठी वह। प्रणव से वह बार बार जीजाजी कह लिपटती। कई लोगों ने टोका भी, कृति तू कॉलेज में पढ़ती है, कोई बच्ची नहीं है, रिश्तों की मर्यादा रखना सीखो। लेकिन वह कहाँ सुनने वाली थी। इठलाती हुई हर किसी को मुंह चिढ़ा देती। प्रणव के माता पिता दूसरे शहर में रहते थे, इसलिए वह नियति के घर में ही रहने लगा। उसकी और कृति की बहुत पटती थी। हंसते खिलखिलाते यहाँ वहाँ घूमते वक्त पंख लाकर उड़ने लगा।
नियति और प्रणव के बीच हमेशा कृति होती, यहाँ तक कि हनीमून पर भी वह उनके साथ गई थी। नियति को तो बुरा लगने का सवाल ही नहीं था, प्रणव ने भी बड़ी समझदारी से उसका साथ दिया। कृति की कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई थी। नियति चाहती थी कि वह MBA करे, पर वह और पढ़ना नहीं चाहती थी। सारे दिन मस्ती, सजना संवरना और प्रणव के घर लौटने पर देर रात तक गप्पे मारना, पिक्चर देखना, यही उसकी दिनचर्या बन गई थी। नियति भी सारे दिन ऑफिस में थक जाती थी, इसलिए कृति में आने वाले बदलाव को नहीं देख पाई। फिर यकायक ही प्रणव और कृति की बढ़ती निकटता ने उसे सहमा दिया। क्या कृति एक बार फिर उसकी चीजों की तरह प्रणव को भी माना कि दोनों ही उसकी जिंदगी के अभिन्न हिस्से हैं, दोनों को ही वह दुखी नहीं कर सकती है, पर इस दुविधा में क्या वह कृति के बढ़ते कदमों को रोकेगी नहीं? कृति को सही गलत का ज्ञान कराने का दायित्व उसी पर तो है। भटकते हुए कदमों को उसने आज नहीं रोका तो हो सकता है कि कल कृति ही उसे इसके लिए दोषी ठहराने लगे। आखिर वह जिस ओर जा रही है उसका परिणाम सुखद तो नहीं हो सकता। कृति के आकर्षण की तीव्र आंधी प्रणव को तो बहा ही रही है, साथ ही नियति की जिंदगी के हरे भरे वृक्ष को भी उसने झकझोरना शुरू कर दिया है। और इस आंधी के प्रवाह को रोकने के लिए उसने आकर्षण के इस दरवाजे को बंद नहीं किया तो पेड़ को जड़ से उखड़ते देर नहीं लगेगी। उसकी दोनों ही मजबूत शाखाएं टूटकर गिर जाएंगी। प्रणव या कृति दोनों को ही वह कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। उसे लगता था कि दोनों में से जो भी दुखी हुआ उसी के आंसू झरेंगे, प्यार और विश्वास उसी का चला जाएगा। उसने घर में थोड़ा ज्यादा वक्त गुजारना शुरू कर दिया, खासकर कृति के साथ। उन दोनों के इशारों को वह जानबूझकर नजरअंदाज कर जाती। वह जानती थी कि चिंगारी को दबाए रखना ही ठीक है, अगर उसे आग दिखा दी तो सब राख हो जाएगा। वैसे भी जब बात खुल जाती है तो शर्म के सारे पर्दे भी गिर जाते हैं। ये भी संभव था कि दोनों ही शर्मिंदगी महसूस करते, इससे हार तो उसी की होनी थी। अक्सर बातों बातों में वह कृति को जिंदगी की सच्चाइयों से परिचित कराने की कोशिश करती। तुम्हें अपने बारे में कुछ सोचना होगा, तुम पढ़ना नहीं चाहती, ठीक है तो फिर तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। पर दीदी, मैं शादी नहीं। वह घबरा सी गई थी। पर क्यों? तुम किसी को पसंद करती हो तो बता दो, मैं और तुम्हारे जीजाजी उसके बारे में पता कर लेंगे। देखो न, मैं और प्रणव दोनों ही काम में व्यस्त रहते हैं, इसलिए शादी करने से तुम्हें भी साथ मिल जाएगा। जीजाजी, पर नियति खास जोर देती तो कृति के चेहरे का रंग बदलने लगता। प्रणव मुझे कितना प्यार करते हैं, ऐसे ही प्यार करने वाला साथी तुम्हें मिल जाए तो मेरी जिम्मेदारी खत्म हो, फिर हम भी अपना परिवार बढ़ाने के बारे में सोचें। दीदी, प्रणव जीजू आपसे बहुत प्यार करते हैं न? हाँ, और करेंगे क्यों नहीं। वैसे भी इसमें बताने जैसी बात क्या है। अपनी दीदी के चेहरे पर छाई रंगत व आंखों में तैरते चटकीले रंगों को देखकर क्या तुम्हें पता नहीं चलता? बहुत ही समझदार है वह। कभी कभी तो हर इंसान बहकने लगता है, पर मेरे साथ वह बहुत खुश है। वे बहके भी तो मेरी मजबूत बाहों का घेरा उन्हें संभाल लेगा। मतलब बुरी तरह से चौंक उठी थी वह। अब हर चीज का मतलब तो नहीं होता, वह तो मैंने यूं ही कह दिया था। बस अब मैं तेरे लिए लड़का ढूंढने की मुहिम शुरू कर रही हूँ। उस दिन तो बात वही खत्म हो गई, पर नियति ने महसूस किया कि कृति इन दिनों बहुत खोई खोई सी रहने लगी है। उसकी बातों को अब काटती भी नहीं है, यहाँ तक कि उसकी चीजों को लेने की जिद भी नहीं करती। शायद वह अपने आप से लड़ रही थी। उसका इठलाना, अलहड़पन कहीं पीछे छूट गया था। कुछ गंभीरता भी उसके अंदर आ गई थी। प्रणव से भी वह ज्यादा बातचीत नहीं करती थी। एहसासात का जो बवंडर प्रणव के रूप में उसके अंदर उमड़ा था, वह केवल एक पुरुष का साथ पाने की ललक और उम्र का बहाव ही था। एक दिन उसे अपनी सहेली की शादी में जाना था। उसने सिलमे सितारे जड़ी सफेद रंग की साड़ी पहनी तो नियति उसे निहारती ही रह गई। फिर जल्दी से जाकर अपनी मोतियों की माला और बूंदे ले आई। ले इसे पहन ले, मैच करेंगे इस साड़ी के साथ। पहले की तरह कृति ने न तो दीदी के हाथ से उन्हें छीना, न ही लेने की कोई उमंग उसके अंदर झलकी। नहीं दीदी, मैंने ये साड़ी पहन ली है, यही काफी है। ज्यादा चटक मटक अच्छी नहीं लगती। इसके ब्लाउज पर वैसे भी बहुत हैवी वर्क किया हुआ है, पहन लो न। कृति अचानक वहां प्रणव आ गए थे। नहीं जीजू, कब तक दीदी की चीजें छीनूंगी मैं, उसके स्वर की उदासी ने भिगो दिया नियति को। फिर अगले ही पल जबरदस्ती अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए इठलाते हुए कृति बोली, आफ्टर ऑल मेरा अपना ओरिजिनल भी तो कुछ होना चाहिए। माना दीदी मेरी सब कुछ है। आज तक मैं केवल उनकी परछाई बनकर जीती आई हूँ, पर दीदी ने मुझे लेकर जो अनगिनत सपने देखे हैं उन्हें भी तो पूरा करना है न जीजो। प्रणव उसकी बात सुनकर एक पल तो सकपका गया, फिर सहज होता हुआ बोला, बिल्कुल पूरे करने चाहिए। तुम्हारी दीदी तुम पर जान छिड़कती है, हर समय तुम्हारी ही फिक्र लगी रहती है उसे, इसीलिए दीदी मैंने फैसला किया है कि मैं आगे पढ़ूंगी, पर विदेश में। ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी से मैंने फॉर्म भी मंगवा लिया है। पर यहाँ क्यों नहीं?
नियति उसे अपने से दूर नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अपने दम पर कुछ करके दिखाऊं। आपका प्यार और विश्वास मेरा संबल है, पर उस संबल को मैं अपनी ताकत बनाना चाहती हूँ, कमजोरी नहीं। कृति कसकर नियति से लिपट गई। मजबूत पेड़ के तने की तरह नियति ने कृति को बाहों में सहेजा और प्रणव की ओर देखा। उसकी नजरों में ग्लानि और आश्वासन के मिले जुले भाव थे। अपने दोनों अभिन्न हिस्सों, अपने जीवन की दोनों शाखाओं को सुरक्षित देख खुशी के आंसू उसकी आंखों से बह निकले। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।